हेलो, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसकी सीरीज में आज आप पढ़ेंगे एक बहुत ही जाने माने सक्रिय भूमिका देने वाले और अपनी एक अलग पहचान देने वाले अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरू, जिन्होंने अमेरिकन स्लेवरी सिस्टम, पोल टैक्स जैसे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। हेनरी डेविड थोरू और रैल्फ वाल्डो एमर्सन, याद रखना, अमेरिकी ट्रांसेंडेंटलिज्म में प्रभावशाली व्यक्ति थे। यह एक दार्शनिक आंदोलन था जो मानवता और प्रकृति की अंतर्निहित अच्छाई और तर्क पर व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान की सर्वोच्चता पर जोर देता है। इमर्सन द्वारा प्रशिक्षित थोरू ने ट्रांसेंडेंटलिस्ट आदर्शों को अपनाया था, जिसने उनके लेखन विशेष रूप से वाल्डन को प्रभावित किया था। इनकी एक बुक थी वाल्डन नाम से, को प्रभावित किया। उनका रिश्ता बहुत ही जटिल था, जिसमें मार्गदर्शन, बौद्धिक आदान प्रदान और तनाव की अवधि शामिल थी, जिसने अंततः उनके जीवन और उनके साहित्यिक योगदान दोनों को आकार दे दिया था। इमर्सन, जो एक अग्रणी ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, 1837 में मुलाकात के बाद थोरू को मार्गदर्शन दिया। इमर्सन ने थोरू के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया और उनके लेखन का समर्थन भी कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने की अनुमति भी दे दी थी। इन्हीं का नाम है हेनरी डेविड थोरू, जिन्होंने लिखा है सिविल डिसोबीडियंस। हेनरी डेविड थोरू, 1817 डेट ऑफ बर्थ, 1862 डेट ऑफ डेथ इन मैसाचुसेट्स, वाज एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट, एथियस्ट, पोएट एंड फिलोसोफर। इनका नाम इमर्सन के साथ में ही लिया जाता है। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1817 और डेट ऑफ डेथ है 1862। मैसाचुसेट्स में हुए थे जन्मे और उनके वहीं पर मृत्यु भी होती है। एक अमेरिकी प्रकृतिवाद, निबंधकार, कवि और दार्शनिक थे। A leading transcendentalist, he is the best known for his essay Civil Disobedience in 1849 and his book Walden or Life in the Wood in 1854, a reflection on simple living in nature. एक अग्रणी ट्रांसेंडेंटलिस्ट मीन्स बोलेंगे इनको परलौकिकतावादी। वह एक 1849 में अपने निबंध सविनय अवज्ञा, इसको सिविल डिसोबीडियंस को सविनय अवज्ञा बोलेंगे, और उन्होंने एक अपनी पुस्तक जो वाल्डन नाम से, इसका दूसरा टाइटल है लाइफ इन द वुड, के लिए सबसे अच्छे जाने जाते हैं। ही वॉज लाइफ लॉन्ग एबोलिशनिस्ट, डिलीवरिंग लेक्चर्स दैट अटैक्ड द फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। वह आजीवन उन्मूलनवादी यानी स्लेवरी सिस्टम को रोकने वाले, उन्होंने भगोड़े दास कानून पर हमला करने वाले के रूप में व्याख्यान दिए थे। ही रोट, उन्होंने लिखा था, आई हार्टली एक्सेप्ट द मोटो दैट गवर्न्स अ लिस्ट एंड आई शुड लाइक टू सी इट एक्टेड अप टू मोर रैपिडली एंड सिस्टमैटिकली। बोलते हैं कि मैं एक आदर्श वाक्य को दिल से स्वीकार करता हूँ जो कम से कम शासन करता है, और मैं उसे और अधिक तेजी से और व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित होते देखना चाहता हूँ। ही रिफ्यूज्ड to pay poll tax, which supports slavery because he was put on jail one night, and because of he wrote his most inspiring work Civil Disobedience, Resistance to Civil Government. उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, पोल टैक्स देने के लिए इनकार कर दिया था, जो गुलामी का समर्थन करता है। उन्होंने कहा था कि ये गुलामी का समर्थन करता है, इसीलिए उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक रात जेल में डाल दिया गया था। इस वजह से उन्हें अपना सबसे प्रेरक कार्य सविनय अवज्ञा, जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मीन्स नागरिक अधिकार या नागरिक सरकार का प्रतिरोध, लिखा था। ही रोट a work against Massachusetts slavery in Massachusetts, a plea for Captain John Brown, 1859। उन्होंने मैसाचुसेट्स में गुलामी के खिलाफ एक काम कैप्टन जॉन ब्राउन के लिए एक याचिका के रूप में लिखा था। थोरू was a master of paradoxes and wrote lines like, "We do not ride on jail road. It rides upon us, and heaven is under our feet as well as over our heads." उन्होंने लिखा था कि हम जेल की सड़क पर नहीं चलते, यह हम पर सवार है, और स्वर्ग हमारे पैरों के नीचे है और हमारे लिए सिर के ऊपर भी है। His famous essay, Civil Disobedience. Point number first, Civil Disobedience essay is written by an American transcendentalist, Henry David Thoreau, in 1849. Henry David Thoreau argues that individuals should not permit government to overload their conscience.
उनका तर्क था कि व्यक्ति को सरकार को अपने विवेक पर हावी होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। Governments have a duty to avoid allowing such acquaintances to enable the government to make them the agents of injustice. सरकारों का कर्तव्य है कि वे ऐसे परिचितों को अनुमति न दें जो सरकार को उन्हें अन्याय का एजेंट बनाने में सक्षम बनाते हैं। Thoreau was motivated in parts by his repulsion of slavery and the Mexican-American War 1846-1848. थोरू को गुलामी और मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध जो 1846-1848 के बीच प्रति उनके प्रतिकर्षण से प्रेरित किया गया था। In 1848, Lyceum entitled The Rights and Duties of the Individual in Relation to Government. He is initially inspired by the Christian anarchist ideals espoused by Vallow and Garrison. बताते हैं कि 1848 में लिसेशियम, इसको लिसेशियम भी बोलते हैं, ने शीर्षक दिया था कि सरकार के संबंध में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। वे शुरू में वल्लू और गैरिसन द्वारा समर्थित ईसाई अराजकतावादी आदर्शों से प्रेरित थे। In 1866, 4 years after Thoreau's death, the essay was reprinted in a collection of Thoreau's work, A Yankee in Canada with Anti-Slavery and Reform Papers. American civil rights leader Martin Luther King Jr. was also influenced by this essay. In his autobiography, King Jr. ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि During my student days, I read Henry David Thoreau's essay on civil disobedience for the first time. Next, Mahatma Gandhi wrote, Thoreau was a great writer, philosopher, poet, and withal a most practical man. That is, he thought nothing he was not prepared. Martin Buber wrote, I read it with the strong feeling that here was something that concerned me directly. It was the concrete, the personal element, the here and now. महात्मा गांधी ने लिखा था कि थोरो एक महान लेखक, दार्शनिक, कवि और साथ ही एक बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे। यानी वह किसी भी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचते थे कि जिसके लिए वह तैयार नहीं थे। मार्टिन बुबर ने लिखा है उनके लिए कि मैंने इस दृढ़ भावना के साथ पढ़ा कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ जो मुझे सीधे तौर पर चिंतित करता था, यह ठोस व्यक्तिगत तत्व यहाँ और अभी था। In the early 1840s, Thoreau stopped paying his poll tax, a tax that is the same amount for everybody. मृत्यु के 4 साल बाद इस निबंध को थोरू के काम के संग्रह ए यंकी के रूप में रखा गया था। फिर बताते हैं कि थोरू इस बात से नाराज थे कि सरकार कर के पैसे का इस्तेमाल लोगों को गुलाम बनाने और मैक्सिको के साथ युद्ध करने में लाती है। यही लिखा हुआ है आगे, थोरू वाज एंग्री दैट द गवर्नमेंट यूज्ड टैक्स मनी टू मेक पीपल स्लेव्स एंड टू वार विद मैक्सिको। बताते हैं कि 1840 के दशक की शुरुआत में थोरू ने अपना पोल टैक्स मना कर दिया था, देना ही बंद कर दिया था। ही रोट सिविल डिसोबीडियंस टू से व्हाई ही वुड नॉट पे। उन्होंने सविनय अवज्ञा में सिविल डिसोबीडियंस लिखकर बताया कि उन्हें भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों भुगतान नहीं करेंगे, ये लिखते हैं। सम नोटेबल कोटेशंस फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस। फर्स्ट, आई वॉज नॉट बॉर्न टू बी फोर्स्ड, I will breathe after my own fashion. Let us see who is the strongest. लिखा है कि मैं मजदूर या मजबूर होने के लिए पैदा नहीं हुआ जो जिसके ऊपर फोर्स डाला जाए। मैं अपने तरीके से सांस लूँगा। आइए देखें कि कौन सबसे मजबूत है। The rich man is always sold to the institution which makes him rich. अमीर आदमी हमेशा उस संस्था को बेचा जाता है जो उसे अमीर बनाती है। Law never made men white more just, and by means of their respect for it, even the well disposed are daily made agent of injustice. लिखा है, कानून ने कभी भी लोगों को न्यायपूर्ण नहीं बनाया और इसके प्रति उनके सम्मान के माध्यम से यहाँ तक कि अच्छे स्वभाव वाले लोग भी प्रतिदिन अन्याय के एजेंट बन जाते हैं। Must the citizen ever for a moment or in the least degree
resign his conscience to the legislator. Why has every man a conscience then? I think that we should be men first and subjects afterward. क्या नागरिक को कभी भी एक साल या एक पल के लिए या कम से कम डिग्री के लिए अपने विवेक को विधायिका के हवाले कर देना चाहिए? फिर वह आदमी के पास विवेक क्यों है? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले मनुष्य होना चाहिए और बाद में प्रजा होनी चाहिए। यही धारणा लोगों को अपने मन मस्तिष्क में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर इट मैटर्स नॉट हाउ स्मॉल द बिगिनिंग मे सीम टू बी, व्हाट इज वंस वेल डन इज डन फॉर एवर। इसमें कोई तर्क या फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कितनी भी अच्छी लगती हो, जो एक बार अच्छी तरह से किया जाता है वह हमेशा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, let your life be a counterfiction to stop the machine. What I have to do is to see at any rate that I do not lend myself to the wrong which I condemn. अपने जीवन को मशीन को रोकने के लिए एक प्रतिघर्षण बनने दें, बराबर कंटिन्यू मशीन के रूप में बनने दें। मुझे जो करना है वह यह देखना है कि मैं किसी भी कीमत पर खुद को उस गलत काम के लिए उधार ना दूं जिसकी मैं निंदा करता हूं। Next point, if 1,000 men were not to pay their tax bills their year, that would not be a violent and a bloody measure as it would be to pay them and enable to the state to commit violence and shed innocent blood. हमें कभी भी बताते हैं कि अगर 1,000 लोग इस साल अपने कर बिलों का भुगतान नहीं करते तो वह हिंसक और खूनी उपाय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भुगतान करना है और राज्य को हिंसा करने और निर्दोष लोगों का खून बहाने में सक्षम बनाना होगा। Unjust laws exist. Shall we content to obey them, or shall we endeavor to amend them and they obey them until we have succeeded, or shall we transgress them to at once? Men generally under such a government as this think that they ought to wait until they have persuaded the majority to alter them. बताते हैं अन्यायपूर्ण कानून मौजूद है, क्या हमें उनका पालन करने में संतुष्ट होना चाहिए या हमें उन्हें संशोधित करने का प्रयास करना चाहिए? और जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक उनका पालन करना चाहिए या हमें उन्हें तुरंत तोड़ देना चाहिए? आमतौर पर इस तरह की सरकार के तहत लोग जो भी सोचते हैं उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि वे बहुमत को उन्हें बदलने के लिए राजी नहीं कर लेते। नेक्स्ट, योर चर्च इज़ अ बेबी हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स। आपका चर्च ब्लॉकों से बना हुआ एक शिशु गृह है। इस तरीके के कोटेशन इन्होंने इंपॉर्टेंट कोटेशन भी हैं और इन्होंने लिखा है अपने सिविल डिsobedience में, जिसमें कि महात्मा गांधी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया था तो इसकी सराहना की थी। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।